there is an important difference between the getX and setX. The getX method does not alter the object for which it was called. जिस ऑब्जेक्ट के साथ इसको आप कॉल करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने देखा था एक प्रोसीजर, एक मेथड हमने डिफाइन किया था, प्रोसीजर हमने डिफाइन किया था फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो हमने वहां पे लिखा था p डॉट गेट एक्स। तो ये p पॉइंट यानी जो आपका ऑब्जेक्ट है, p ऑब्जेक्ट है, p पॉइंट है, उसके x कंपोनेंट की वैल्यू ये आपको प्रोवाइड करता है। सिमिलरली p डॉट गेट y, तो ये y वैल्यू आपको, p ऑब्जेक्ट की y वैल्यू को आपको रिटर्न कराता है। सो ये जो गेट एक्स और गेट वाई जो आपका जो मेथड है वो ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं करता है। तो द गेट एक्स मेथड डज नॉट अल्टर द ऑब्जेक्ट फॉर विच इट वाज कॉल्ड। द स्टेटमेंट ये हमने देखा था सी आउट एंड p डॉट गेट एक्स, ये कैन नॉट अफेक्ट द ऑब्जेक्ट इन एनी वे। वी सर्टिफाई दिस बाय एडिंग द कीवर्ड कांस्टेंट, const in the declaration and the definition of the getX method। और ये हम कहाँ पे लिखते हैं, ये जो कांस्टेंट कीवर्ड हम लिखते हैं वो हम लिखते हैं जब आपके आर्गुमेंट जो है कंप्लीट हो जाते हैं। when the word constant appear after the argument list of a method, it is a certification that the method does not alter the object to which it belongs। and if in writing point colon colon getX method we had a statement that could change the object, अगर हम एक स्टेटमेंट दे देते हैं यहाँ पे x equal to m underscore pi, then the compiler would complain and refuse to compile the objects। तो ये जो कंपाइलर है वो आपको कंप्लेन करेगा, वो कंपाइल करेगा ही नहीं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिखा कांस्टेंट। तो ये आपका रिप्रेजेंट करता है कि जो आपका जो मेथड है वो ऑब्जेक्ट को जो है कभी भी चेंज नहीं करेगा। अगर यहाँ पे आप उसको चेंज कर, अगर आपने ये लिख दिया, कांस्टेंट लिख दिया है, और आप इसके अंदर जो स्टेटमेंट है ये ना लिख के आपने स्टेटमेंट कुछ इस टाइप से दे दी कि x की वैल्यू मैंने मान लिया m अंडरस्कोर पाई दे दिया आपने, यानी कि x की वैल्यू को आप अपडेट करा रहे हैं यहाँ पे विद वैल्यू पाई, तो जो कंपाइलर है वो आपका कंपाइल नहीं करेगा, इट विल रिटर्न एन एरर। तो ये कांस्टेंट आपका डिक्लेयर करता है कि जो आपका जो मेथड है वो ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं करेगा। अगर आपको पता है, अगर इन फ्यूचर जो आप एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे वहां पे भी अगर जब आपको पता है कि जो ये मेथड हम डिफाइन करने वाले हैं ये मेथड आपके ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं करेगा, तो आप वहां पे ऐड कर देंगे कांस्टेंट आफ्टर द आर्गुमेंट लिस्ट। अगर कोई आर्गुमेंट नहीं है ठीक है तो आपकी एम्प्टी ब्रैकेट आ जाएंगे, अगर आर्गुमेंट है तो आप आर्गुमेंट लिखेंगे, उसके बाद ये ऐड करेंगे। and notice that the setX method does not include the constant, ये जो है constant word को include नहीं करता है after its argument list। so this is because setX जो है हमने डिजाइन किया गया है to modify the state of the object on which it invoked। जिस ऑब्जेक्ट पे हम काम करेंगे उसकी x की वैल्यू को अपडेट कराने के लिए हमने इसको मेथड को डिजाइन किया है। तो यहाँ पे हम चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे कांस्टेंट कीवर्ड ऐड नहीं किया है आफ्टर द आर्गुमेंट। पॉइंट गिवन है इन द R2 प्लेन, तो उसको हमें रोटेट कराना है बाय एन एंगल, तो हम रोटेट कराएंगे। तो उसके लिए हम एक मेथड डिफाइन करते हैं void rotate डबल थीटा, क्योंकि अगर आपको पता है कि एक पॉइंट है आपके पास इन द यूक्लिडियन प्लेन, मैंने मान लिया p एक पॉइंट है और जिसका जो डिस्टेंस है वो आपका r यूनिट डिस्टेंस पे है और ये अभी जो है अल्फा एंगल पे। सो दिस p इज अ पॉइंट विद द रेडियस इज r एंड एंगल इज अल्फा। अब मुझे क्या कराना है, इस पॉइंट को मुझे रोटेट कराना है। रोटेट कराते हैं किसी एंगल से, ये जो आपका एंगल अल्फा है तो मैं रोटेट कराता हूँ बाय एन एंगल थीटा। तो अगर मैं इसको थीटा से रोटेट कराता हूँ, ये आपका एंगल हो गया थीटा, तो टोटल ओवरऑल ये आपका एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस थीटा। तो अब ये आपका जो पॉइंट है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा पी डैश। तो रेडियस तो आपकी सेम रहेगी, जो रेडियस यहाँ पे थी वो रेडियस यहाँ पे रहेगी, बट ओवरऑल जो आपका एंगल है वो आपका चेंज हो जाएगा अल्फा प्लस थीटा। तो ये जो एंगल है आपका ये हमें अपडेट कराना है, रोटेट कराना है, क्योंकि अगर किसी पॉइंट को मुझे रोटेट कराना है तो उसका एंगल जो है, जो करंट एंगल था उसमें हम नया एंगल ऐड करेंगे। तो ये आप एंगल देंगे यहाँ पे कितने एंगल से मुझे उस पॉइंट को मुझे रोटेट कराना है, और ये हमने डिफाइन किया था हेडर फाइल के अंदर void rotate डबल थीटा। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, सबसे पहले क्योंकि ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है तो हम लिखेंगे void, फिर हम लिखेंगे क्लास का नाम है आपका पॉइंट
कॉलन कॉलन, उसके बाद मेथड का नेम है रोटेट, तो हम लिख दिया रोटेट। और क्योंकि हमें रोटेट करना किसी एंगल से, तो उसको हम एक आर्गुमेंट लेंगे डबल थीटा, एंड अब इसको हम डिफाइन करेंगे। तो इसको डिफाइन करने के लिए हमने जो अभी अभी जो दो मेथड जो सीखे हैं गेट एक्स एंड सेट एक्स, उनका हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम गेट ए का यूज करेंगे। गेट ए जो है आपका यूज होता है टू फाइंड आउट द एंगल, करंट एंगल जो है ऑब्जेक्ट का करंट एंगल कितना है वो हम निकालेंगे गेट ए से, और उसको हमने स्टोर किया है डबल ए के अंदर। तो डबल ए इक्वल टू गेट ए, एम्प्टी ब्रैकेट एंड दिस सेमीकोलन। अब ये जो गेट ए ऑब्जेक्ट है, जो मेथड है, ये आप अप्लाई करेंगे तो करंट जो एंगल है ऑब्जेक्ट का वो आपको आएगा, मिल जाएगा इसके हेल्प से। और ये हमने स्टोर किया है डबल ए के अंदर। सो ये ए जो है आपका लोकल वेरिएबल हो गया डबल डेटा टाइप का। अब ये करंट एंगल मैंने मान लिया अभी एंगल था, तो इसने एंगल दे दिया अल्फा स्टार्टिंग में, तो इस गेट ए के थ्रू मुझे अल्फा एंगल मिल गया। अब ए जो है हमने ए के अंदर हमने अल्फा को स्टोर किया है, तो ए इज इक्वल टू द नेक्स्ट लाइन जो है ए प्लस थीटा, तो ये आपका एंगल हो जाएगा अल्फा प्लस थीटा। तो ए की जो अपडेटेड वैल्यू हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी अल्फा प्लस थीटा। तो मैं कॉल करूंगा सेट ए को, सेट ए विद ए अब आपकी जो है न्यू वैल्यू आपकी आ गई है अल्फा प्लस थीटा। तो यहाँ पे आप कॉल करेंगे सेट ए को, और ये अभी हमने डिफाइन नहीं किया है सेट ए एंड सेट आर। कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे, इनको हम डिस्कस करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है, जब डिफाइन किया तो हमने लिखा वॉइड पॉइंट कॉलन कॉलन रोटेट डबल थीटा, उसके अंदर हमने लिखा डबल ए इक्वल टू गेट ए एंड ए प्लस इक्वल टू थीटा सेट ए, एंड ये आपने मेथड को टर्मिनेट कर दिया है। तो वॉइड जो है वो आपका रिप्रेजेंट करता है कि ये जो मेथड है वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। उसके बाद हमने लिखा पॉइंट कोलन कोलन, इसका क्या मतलब है कि हम जो काम कर रहे हैं वो पॉइंट क्लास के अंदर हम काम कर रहे हैं, और ये आपका मेथड का नेम है जिसमें हम काम करेंगे, और वो आपका एक आर्गुमेंट लेता है थीटा। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे क्योंकि ये जो है मेथड जो है रोटेट करता है, ये पी पॉइंट आपका यहाँ पे है, मान लीजिए एक्स वाई, और रोटेट होने के बाद ये आपका पी डैश पे चला गया है। तो यहाँ पे हम क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने रोटेट किया है, यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट था उसको अल्टर किया है, वो आपका चेंज हो रहा है। तो चेंज होता है, तो यहाँ पे इस वजह से मैंने कांस्टेंट कीवर्ड यहाँ पे ऐड नहीं किया, कि अभी तक हमने देखा था इस प्रकार से हमने डिफाइन किया था पी डॉट गेट एक्स। तो ये पी ऑब्जेक्ट पे काम करता है, पी ऑब्जेक्ट का एक्स कंपोनेंट की वैल्यू रिटर्न करता है। तो यहाँ पे हमने लिखा सिंपली गेट ए। तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे हमने काम नहीं किया है, हमने खाली लिखा है गेट ए फंक्शन हमने यहाँ पे लिखा है। तो ये कैसे काम करेगा, व्हाट ऑब्जेक्ट डज दिस अप्लाई, किस पे अप्लाई कर रखा है हमने ये। तो आंसर जो है इसका ये आपका यहाँ पे है कि ये जो हमने डिफाइन किया है यहाँ पे, दिस कोड इज डिफाइनिंग ए मेथड फॉर द क्लास पॉइंट एंड इज इन्वोक्ड विद ए कॉल सच एज, इसको हम कैसे कॉल करेंगे, p डॉट रोटेट, ROTATE, p डॉट रोटेट m अंडरस्कोर पाई। तो वंस अगर जब हम इसको ऐसे कॉल करेंगे p डॉट रोटेट, तो ये जो आपका रोटेट जो फंक्शन जो आपका मेथड है वो किस ऑब्जेक्ट पे काम करेगा, p ऑब्जेक्ट पे काम करेगा, और p ऑब्जेक्ट पे काम करेगा। सो ये आपका लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा। सो गेट ए जो होगा वो भी आपका जो कॉल होगा वो सारा का सारा काम p ऑब्जेक्ट के लिए ही आपका काम करेगा। तो p जो है यहाँ पे जो गेट ए है वो आपको p पॉइंट का एंगल निकाल के देगा कि किस पॉइंट पे वो आपका डिफाइंड है, उसके लिए एंगल निकालेंगे। फिर आप जिस एंगल से आपको उसको रोटेट करना चाहते हैं वो न्यू एंगल अल्फा के अंदर ऐड हो जाएगा, और फिर आप कॉल करेंगे सेट ए को, और सेट ए जो है वो वैल्यू को अपडेट करा देगा। जो आपका पुरानी पोजीशन पे डिफाइन था अल्फा आर अल्फा पे, वो आपका चेंज हो जाएगा आर अल्फा प्लस थीटा। ये हम यहाँ पे सेट ए के अंदर करेंगे। ये हमने देखा था कि डिस्टेंस हम निकालते थे, डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। ये अब डिस्टेंस निकाला हमने 2 पॉइंट्स का, तो हमने ये डिफाइन किया था जो आपके आर्ग्यूमेंट हैं ये आपके हैं पॉइंट डेटा टाइप के। इसके अंदर लिखा है कि डबल एक्स एक्स, दो वेरिएबल हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किए हैं एक्स एक्स एंड वाई वाई, और एक्स एक्स क्या करेगा p डॉट गेट एक्स,
तो पी पॉइंट पे ये जो गेट एक्स फंक्शन है वो आपका काम करता है और एक्स कंपोनेंट की वैल्यू जो है ये आपको निकाल के देता है। अगर मैं मान लेता हूँ पी जो है आपका पोजीशन है x1 y1 पोजीशन पे है, सिमिलरली क्या जो पॉइंट है वो आपका है पोजीशन x2 y2, तो p डॉट गेट x अगर जैसे ही मैं कॉल करूंगा तो p का जो x कंपोनेंट है वो आपको निकाल के देगा, उसकी वैल्यू आपको रिटर्न हो जाएगी x1। सिमिलरली क्या डॉट गेट x, तो x कंपोनेंट ऑफ क्या वो आपका रिटर्न करेगा x2 और ये हमने स्टोर किया है एक्सेस के अंदर। उसके बाद वाई वाई इज इक्वल टू पी डॉट गेट वाई, यानी कि पी ऑब्जेक्ट का वाई कंपोनेंट वो आपको देगा y1 माइनस का y2। उसके बाद जो है नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होती है वो आपको रिटर्न करता है स्क्वायर रूट ऑफ दिस, यानी कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका जो है डिस्टेंस जो है बिटवीन टू पॉइंट्स p एंड q वो आपको रिटर्न कर देता है। यहाँ पे we want to find out the midpoint between 2 points, midpoint of 2 points, ये हमें फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, मैंने मान लिया एक आपके पास पॉइंट है P, ये आपकी लोकेशन है x1 y1 लोकेशन पे है, और एक आपका पॉइंट है Q, ये आपका जो लोकेशन है वो है आपका x2, y2 लोकेशन पे है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे इनका मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो मिड पॉइंट जो है आपको फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला पता ही है क्या होता है। मिड पॉइंट के लिए दोनों कंपोनेंट का सम, x कोऑर्डिनेट कितना आएगा x1 प्लस x2 एंड डिवाइडिंग बाय 2। सिमिलरली y जो कंपोनेंट होगा उन दोनों का सम डिवाइडिंग बाय 2। तो ये आपका मिड पॉइंट जो है रिटर्न करेगा। नोटिस करेंगे कि जो मिड पॉइंट है वो भी आपका एक पॉइंट होगा, क्योंकि मिड पॉइंट हमें रिटर्न करना है। तो ये भी आपका एक पॉइंट है। जो ऑब्जेक्ट मिलेगा मैं मान लेता हूँ पी डैश इज आल्सो इन पॉइंट और इज पी डैश इज ऑब्जेक्ट ऑफ पॉइंट डेटा टाइप, यानी कि रिटर्न हमें क्या कराना है, एक पॉइंट को रिटर्न कराना है। तो इसका जो डेटा टाइप होगा वो अभी आपका पॉइंट होगा, आपका हमने लिख दिया है डेटा टाइप पॉइंट। उसके बाद प्रोसीजर का नाम, सो मिड पॉइंट। आप मिड पॉइंट निकालना किसका है, 2 पॉइंट्स का मिड पॉइंट निकालना है, यानी पी एंड क्या होगा। तो ये क्या है आपके डेटा, दीज आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ पॉइंट डेटा टाइप। तो हम यहाँ पे 2 आर्गुमेंट्स को कॉल करेंगे, तो पॉइंट पी एंड पॉइंट क्या हो। उसके बाद हम लिखेंगे डबल एक्स एक्स इज इक्वल टू, सो पी डॉट गेट एक्स प्लस क्यू डॉट गेट एक्स, एंड इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से। सो पी डॉट गेट एक्स क्या करेगा, पी कंपोनेंट का एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट करेगा, दैट इज x1, एंड क्या ये क्या काम करेगा, क्यू कंपोनेंट का जो क्यू ऑब्जेक्ट है उसका एक्स कंपोनेंट आपको देगा जो कि है आपका x2, और हम डिवाइड कर देंगे 2 से। तो ये हमने स्टोर करा दिया है x के अंदर। फिर उसके बाद हमने y के अंदर हमने स्टोर किया है y1 प्लस y2 डिवाइडिंग बाय 2। अब ये 2 आपके पॉइंट्स हो गए हैं जो कि मिड पॉइंट में आएंगे। मिड पॉइंट की जो लोकेशन है उसको डिनोट करते हैं। तो हम रिटर्न कराएंगे पॉइंट एक्स एक्स कॉमा वाई वाई, इसको हम रिटर्न कराएंगे। तो ये हमने लाइन लिखी है रिटर्न पॉइंट एक्स एक्स कॉमा वाई वाई। ये एक अननेम्ड पॉइंट क्रिएट करेगा, न्यू पॉइंट आपको क्रिएट करेगा जिसका कोई नेम नहीं है। जैसे आपने लिखा यहाँ पे पॉइंट पी लिखा, तो ये एक पी पॉइंट है। ये आपने लिखा पॉइंट क्यू, तो ये आपका क्यू पॉइंट है। बट यहाँ पे हमने लिखा पॉइंट एक्स एक्स वाई वाई, तो यहाँ पे हम एक पॉइंट जो है एक अननेम्ड वेरिएबल होगा जिसका कोई नेम नहीं है, और वो वैल्यू अपने पास रखेगा एक्स एक्स वाई वाई। तो एक लोकल वेरिएबल आप जैसे बोल सकते हैं कि एक अननेम्ड वेरिएबल है और उसके अंदर एक्स एक्स वाई वाई की वैल्यू हम पास कर देंगे। जैसे एक्स कॉमा वाई एक्स एक्स वाई वाई की वैल्यू जो है ये रिटर्न करेगा, और रिटर्न करेगा ये, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आर के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे ही इसको कॉल करेंगे तो एक्स एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों का एक्स कंपोनेंट का सम डिवाइडिंग बाय 2, सो इट विल बी 5.5। एंड वाई वाई के अंदर जो वैल्यू स्टोर हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी 10 डिवाइडिंग बाय 2, दैट इज 5। सो रिटर्न करेगा, हम यहाँ पे क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न पॉइंट 5.5 कॉमा 5। तो एक अननेम्ड वेरिएबल है एंड इट विल रिटर्न दिस पॉइंट, और जैसे ही मैंने इसको कॉल किया तो ये वैल्यू आपकी रिटर्न हो जाएगी और वो आपकी स्टोर हो जाएगी अब आर के अंदर। तो आर की जो अब आर जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आपका लोकेशन कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, वो आपकी न्यू वैल्यू अपडेट हो जाएगी 5.5 एंड 5। पहले ये ओरिजिन पे था, ये आपने कॉल किया है और इसके अंदर आपने इसको इनिशियलाइज किया है। तो आर की जो वैल्यू है वो आपकी चेंज हो जाएगी, इट विल बी एट द पॉइंट 5.5 एंड 5। प्रोसीजर है ये आपने डिफाइन किए हैं आउटसाइड द क्लास।
तो ये आपके सिंपली प्रोसीजर हैं, ये मेथड नहीं है। और यहाँ पे ये आपके पॉइंट पी पॉइंट के वो दो ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं और वो आपके पॉइंट डेटा टाइप के हैं, और इसमें आपको डबल वैल्यू रिटर्न करता है और यहाँ पे आपका पॉइंट ही आपको रिटर्न करता है। दीज आर सिंपली द प्रोसीजर्स, दीज आर नॉट मेथड्स। तो अभी हम करेंगे लाइन नंबर 24 एंड 25 का। ये आपको क्या चेक करेगा, लाइन नंबर 24 में हमें चेक करना है कि दो पॉइंट्स हैं आपके, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है और बी पॉइंट है, हमें चेक करना है क्या ये दोनों इक्वल है। और 25 में हमें चेक करना है क्या ए जो है बी के इक्वल नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो ये जो मेथड है हम डिफाइन करेंगे अभी, तो इनके ऊपर हम बात करने वाले हैं, ऑपरेटर्स के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे हमें चेक करना है इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। तो आपका जो जनरली इक्वल होता है सी प्लस प्लस में, वो आपका ये होता है ए इक्वल टू बी चेक करने के लिए, एंड नॉट ए आपका होता है नॉट इक्वल टू, ए जो है बी के इक्वल नहीं है। बट अभी हमें यहाँ पे डिफाइन करना है, तो हम यहाँ पे ये आपका मेथड का नेम है ऑपरेटर इक्वल टू। और ऑपरेटर जो है वो आपका कीवर्ड होता है, ये अभी हम डिस्कस करते हैं लाइन बाय लाइन। तो लाइन नंबर 24 के लिए हम आते हैं 6.8 सेक्शन में। तो आपका सेक्शन है 6.8 ऑपरेटर्स। तो जो आपके पास पहले से प्री डिफाइंड ऑपरेटर्स हैं, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटर्स हैं सी प्लस प्लस में, उनको आप अपडेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, और एक न्यू डेटा टाइप आप डिफाइन कर सकते हैं, एक न्यू एक ऑपरेटर आप डिफाइन कर सकते हैं। So you can define in C++. C++ gives the ability to do this thing, and this is known as the operator overloading. जैसे हमने डिफाइन किया था एक ही फंक्शन है और यहाँ पे आपका फंक्शन का नाम सेम है, दूसरी बार भी फंक्शन का नाम सेम है, बट आपका यहाँ पे विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे सिंगल आर्ग्यूमेंट है, आपके पास डबल आर्ग्यूमेंट है, बट नाम आपका सेम होता है। तो डिस्टिंक्ट हम कर सकते हैं विद आर्ग्यूमेंट्स, बट सेम नेम बार बार आपका यूज होता है टू डिफाइन ए सिंगल प्रोसीजर। तो उसको हम बोलते थे वहाँ पे कि ओवरलोडिंग हो जाती है फंक्शन की, जो है आपकी जो फंक्शन की ओवरलोडिंग बोलते हैं, और प्रोसीजर ओवरलोडिंग। तो सिमिलरली यहाँ पे अब आप ऑपरेटर जो है, स्टैंडर्ड जो ऑपरेटर्स हैं सी प्लस प्लस में, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एटसेट्रा, उनका आप मॉडिफाई कर सकते हैं, उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड मॉडिफाई करने के बाद जो न्यू डेटा टाइप जो आपको मिलेगा या न्यू ऑपरेटर जो आपको मिलेगा, उनको हम बोलेंगे कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग। हमारे केस में जो हम क्लास डिफाइन कर रहे हैं, पॉइंट क्लास, वहाँ पे हमें जनरली देखा है कि एक तो आपके पास चेक करना है, लाइन नंबर 24 में हमने लिखा था कि दो पॉइंट हमें चेक करने हैं कि ए इज इक्वल टू बी, एंड जो नेक्स्ट लाइन थी आपकी 25, वहाँ पे हमने देखा था कि ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो दो ऑपरेटर तो आपके ये यहाँ पे हैं जिनको हमें क्या कराना है, एक्सटेंड कराएंगे। और एक आपका ऑपरेटर है, वो है आपका जैसे हमने लिखे थे सी आउट पी, जैसे मैं पी लिखता हूँ तो मुझे पॉइंट पी की लोकेशन मुझे देता है। ये हम इस प्रकार से हम डिफाइन करना चाहते हैं। तो एक ये आपका हो गया आप एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर और इंसर्शन ऑपरेटर। इंसर्ट करवाते हैं तो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, आउटपुट करवाते हैं तो इंसर्शन ऑपरेटर। नाम थोड़ा उल्टा है, तो यहाँ पे आउटपुट होता है तो इसको इंसर्शन ऑपरेटर बोलते हैं। तो इसको भी जो है हम मॉडिफाई कराएंगे, इसको भी हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इनको देखेंगे पहले, और इसको हम फिर बाद में देखेंगे। उसके बाद आपका ऑलमोस्ट जो है आपका हेडर फाइल के जितने भी प्रोसीजर थे वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। सबसे पहला जो है आपका ऑपरेटर है इक्वल टू वाला ऑपरेटर। सो द ऑपरेटर टेक्स टू आर्ग्यूमेंट्स। हमें चेक करना कि दो जो आपके पॉइंट्स हैं वो इक्वल हैं या नहीं है। तो लाइन नंबर 24 में हमें चेक करना है कि दो पॉइंट्स जो हैं आपके इक्वल हैं। तो द ऑपरेटर इक्वल टू ऑपरेटर टेक्स टू आर्ग्यूमेंट्स। द पॉइंट्स वेरिएबल टू द लेफ्ट एंड राइट, क्योंकि आपको चेक करना है कि दो पॉइंट्स आपके इक्वल हैं, तो आपको दो आर्ग्यूमेंट चाहिए। एक आपका आर्ग्यूमेंट चाहिए लेफ्ट में और एक आपका चाहिए आर्ग्यूमेंट राइट में। तो दो आपको आर्ग्यूमेंट चाहिए जिसके ऊपर हमें अप्लाई करना होता है। एंड रिटर्न द आंसर, अगर इक्वल है तो ट्रू, अदरवाइज इट विल बी फॉल्स वैल्यू। दैट इज अ बूल डेटा टाइप। तो ये आपके जो वैल्यू आएंगे वो आपके बूल डेटा टाइप्स होते हैं। तो इसके लिए हमने लिख दिया बूल, और उसके बाद हमने लिखा ऑपरेटर इक्वल टू, एंड विद इन द ब्रैकेट कांस्टेंट पॉइंट एंड एम्परसेंट एंड क्यू, और उसके बाद हमने लिखा कांस्टेंट।
एंड ये हमने सेमीकोलन अप्लाई किया है। तो यहाँ पे दो कांस्टेंट हमने यहाँ पे अप्लाई किए हैं और एक आपने लिखा ऑपरेटर इक्वल टू, ये आपका मेथड का नेम है। तो इनको हम वन बाय वन समझते हैं। तो जो बूल है वो आपका रिटर्न करता है ट्रू और फॉल्स वैल्यू को। नेक्स्ट जो है हमने लिखा है ऑपरेटर इक्वल टू, ये आपका मेथड का नेम है। दिस इज योर मेथड नेम एंड वी हैव वर्ड एडेड द वर्ड ऑपरेटर। ये आपका जो ऑपरेटर है ये आपका कीवर्ड होता है, ये हमने यहाँ पे ऐड किया है। एंड इसका मतलब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, द कीवर्ड मीन्स दैट वी आर एस्क्राइबिंग ए मीनिंग टू वन ऑफ इट्स सी प्लस प्लस स्टैंडर्ड ऑपरेशन। जो सी प्लस प्लस के जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन हैं उनको हम मॉडिफाई करने वाले हैं, इसलिए ये हमने यहाँ पे लिखा ऑपरेटर। यू कैन नॉट मेक अप योर ऑन ऑपरेटर सिंबल्स लाइक स्टार स्टार। आप खुद से कोई अपना ऑपरेटर डिफाइन नहीं कर सकते हैं, बट आप मॉडिफाई कर सकते हैं जो भी आपके पास स्टैंडर्ड ऑपरेटर है by adding the operator equal to, and you can write your own definitions. So the method takes only one argument named q, and this is surprising because this operator seems to require two arguments. एक तो आपको लेफ्ट में चाहिए और एक आपको राइट हैंड साइड में चाहिए, बट यहाँ पे जो हम लेते हैं वो केवल एक आर्गुमेंट हम यहाँ पे पास कर रहे हैं because this is a member of the point class. The left argument is the object on which it is invoked and the right argument is the object here. तो हमने सिंगल आर्गुमेंट पास क्यों किया है, क्योंकि आप लिखेंगे जब कॉल करेंगे, सो आप कॉल करेंगे इस ऑपरेटर को, इस मेथड को जब आप कॉल करेंगे तो आप लिखेंगे p डॉट, जैसे आपने लिखा था p डॉट गेट एक्स, उसी टाइप से आपको लिखना पड़ेगा p डॉट ऑपरेटर इक्वल टू ऑपरेटर। ये आपका मेथड का नेम हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट है, यानी कि p ऑब्जेक्ट पे हम काम कर रहे हैं। और कौन सा मेथड आपने अप्लाई किया है, p डॉट ऑपरेटर इक्वल टू, और ये है यहाँ पे आप एक सिंगल जो है पॉइंट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। क्या वो जो है आपका एक और आपका पॉइंट डेटा टाइप का है, तो यहाँ पे कोई भी आपने वैल्यू दे दी होगी 2,1 से, ये आप यहाँ पे पॉइंट पास कर देंगे। यहाँ पे मैंने 2,1 लिखा है, यहाँ पे आप पॉइंट पास कर देंगे पहले डिक्लेयर करके। तो p डॉट ऑपरेटर जैसे ही हमने लिखा, तो ये आपका जो ये ऑपरेटर इक्वल टू है ये इस ऑब्जेक्ट पे डिफाइंड है, p ऑब्जेक्ट पे। तो जो p ऑब्जेक्ट जो आपने लिखा है वो आपका लेफ्ट हैंड आर्गुमेंट होगा, और जो आपने पास किया है क्यू के अंदर वो आपका होगा राइट हैंड ऑपरेटर, राइट हैंड आर्गुमेंट होगा। तो यहाँ पे इसीलिए हमने केवल वन आर्गुमेंट पास किया है। इफ द एक्सप्रेशन a इक्वल टू b अपीयर्स इन द प्रोग्राम, दिस मेथड विल इन्वोक्ड विद q इक्वल टू b, यानी कि जो आपने कॉल करेंगे तो जो b है वो q के अंदर वैल्यू, q जो है वो b के इक्वल हो जाएगा, एंड जो आपका लेफ्ट आर्गुमेंट है वो आपका a हो जाएगा। अब आपने दो चीजें देखी हैं, एक तो आपने देखा होगा p डॉट स्मॉल x एंड p डॉट y, और एक आपने देखा p डॉट गेट x एंड एक आपने लिखा है p डॉट गेट y। तो इन दोनों में अंतर क्या है, तो p डॉट x में लिखता हूँ यानी कि मुझे p पॉइंट का x कंपोनेंट की वैल्यू मुझे ये देता है। सिमिलरली p डॉट y में लिखता हूँ तो मुझे ये p कंपोनेंट की y जो p ऑब्जेक्ट है उसका y कंपोनेंट की वैल्यू मुझे देता है। सेम काम इनका होता है, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर मैं ये लिखता हूँ तो ये मैं लिख सकता हूँ क्लास के अंदर, विद इन द क्लास। जो प्रोसीजर आप डिफाइन कर रहे हैं अगर वो क्लास के अंदर है तो आप इसको ऐसे एक्सेस कर सकते हैं, बट अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं पॉइंट की एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को अगर एक्सेस करना चाहते हैं आउटसाइड द क्लास, तो आपको ये लिखना पड़ेगा गेट एक्स, क्योंकि हमने डिफाइन किया था प्राइवेट के अंदर, प्राइवेट के अंदर हमने लिखा था डबल एक्स एंड डबल वाई, डबल एक्स डबल वाई। तो जो आपके जो वेरिएबल हैं एक्स एंड वाई वो केवल आपके विद इन द क्लास आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, बाहर उसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो उसको एक्सेस करने के लिए आपको फिर जो है मेथड का यूज करना पड़ता है। हमने लिखा कांस्टेंट पॉइंट एंड क्यू, तो जो आर्गुमेंट है वो आपका इस टाइप का है, कांस्टेंट पॉइंट एंड परसेंट क्यू। तो एंड का जो मतलब है वो हमें पता है कि किस लिए यूज होता है, कॉल बाय रेफरेंस के लिए यूज होता है। और कॉल बाय रेफरेंस क्या करता है, वैल्यू कॉपी नहीं करता है, बल्कि जो आपका ऑब्जेक्ट है जिस पे आप उसको रेफरेंस दे रहे हैं उसके ओरिजिनल वैल्यू पे वो काम करता है। सो द पॉइंट the type of the point type of q is आपका है constant point and percent q। the point जो है वो आपका रिप्रेजेंट करता है कि जो q जो है आपका वो आपका एक वेरिएबल है ऑफ पॉइंट डेटा टाइप।
जैसे हम वहाँ पे लिखते थे लॉन्ग लॉन्ग ए लॉन्ग बी लॉन्ग स्टार ए, ये हम ऐसे लिखते थे। तो आपका ए जो है वो आपका वेरिएबल होता था लॉन्ग डेटा टाइप का, और स्टार आप लिखते हैं तो वो आपका होता है पॉइंटर होता है, अगर एंड लिखते हैं तो आपका कॉल बाय रेफरेंस होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे पॉइंट एंड परसेंट आपने केव लिखा है, सो केव जो है आपका एक ऑब्जेक्ट है पॉइंट डेटा टाइप का, और वो हम कॉल करेंगे कॉल बाय रेफरेंस। उसके बाद हमने लिखा है, उससे पहले हमने लिखा कांस्टेंट। तो जो हमने कांस्टेंट लिखा है इसका मतलब वही है, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि चेंज नहीं होने देता है। तो जो केव कंपोनेंट है आपका, उसके जो वैल्यू है उसको चेंज नहीं होने देगा। The constant inside the parenthesis is a promise that the method does not modify the kew. So kew की जो वैल्यू है उसको मॉडिफाई नहीं करने देगा। एंड एक हमने लिखा कांस्टेंट appears a second constant after the argument list। ये यहाँ पे आप देखिए लास्ट में हमने लिखा है कांस्टेंट। ये कांस्टेंट किसके लिए है? कांस्टेंट का मतलब आते ही कि वो जिस पे भी हम काम कर रहे हैं, मेथड पे काम कर रहे हैं या आप पॉइंट पे काम कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू को अपडेट नहीं होने देना है। वो आपकी कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द प्रोग्राम। कांस्टेंट का इतना ही मीनिंग है। बट अब आपने लगाया कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट किसके लिए है? जिस ऑपरेटर पे आप काम करेंगे, जिस ऑब्जेक्ट पे आप काम करेंगे। जैसे आपने लिखा पी डॉट ऑपरेटर इक्वल टू और यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू पास करेंगे क्यू के लिए। सो विद इन द कांस्टेंट, तो ये क्यू की वैल्यू को अपडेट नहीं होने देगा। और ये जो कांस्टेंट है ये आपका है जिस ऑब्जेक्ट पे आप काम करने वाले हैं उसकी वैल्यू को अपडेट नहीं होने देगा। तो ये कांस्टेंट जो है पी ऑब्जेक्ट के लिए है, पी ऑब्जेक्ट की वैल्यू को अपडेट नहीं होने देगा, चेंज नहीं होने देगा। अगर आप अपडेट करना चाहेंगे तो वहाँ पे एरर आ जाएगी।